हम कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसमें हमने अपनी आज फोर्थ यूनिट स्टार्ट की है। तो फोर्थ यूनिट का हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज वो है चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन को प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल। मतलब कि जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है और जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें कौन कौन सी जो चुनौतियां हैं वो हमारे यहाँ पे पाई जाती हैं, तो उसके लिए हम कौन कौन से जो सोल्यूशन है वो कर सकते हैं। तो अब बात आती है जब एजुकेशन की, तो एजुकेशन के रूप में माना गया है कि हर एक पर्सन के लिए, हर एक बच्चे के लिए एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खास करके जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन ही हमारी जो आगे माध्यमिक शिक्षा है या फिर उच्चतर शिक्षा है उसका जो बेस है। अगर हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को प्राइमरी शिक्षा अच्छी प्रदान कर देंगे तो उसकी जो आगे की एजुकेशन होगी वो, उसका जो बेस है प्राइमरी से अच्छा बन जाएगा और आगे उसकी जो अच्छी एजुकेशन वो बच्चा प्राप्त कर सकता है। अगर बात करें कि प्राइमरी एजुकेशन जो प्राथमिक एजुकेशन है वो तो स्टार्टिंग से चली आ रही है, लेकिन जो प्राथमिक एजुकेशन से पहले जो पूर्व प्राथमिक की बात की गई, जो प्री स्कूल्स की बात की गई, मतलब वो पूर्व प्राथमिक जो स्कूल थे, प्री प्राइमरी जो एजुकेशन थी वो कहाँ से लागू हुई, जो उसका जन्म है वो प्री एजुकेशन का कैसे हुआ। तो जो प्री प्राथमिक शिक्षा है उसका जन्मदाता जर्मनी के जो विख्यात शास्त्री, शिक्षा शास्त्री है फ्रोवेल का माना जाता है कि जो जर्मनी में थे फ्रोवेल, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री रहे हैं, उन्होंने प्री प्राइमरी जो एजुकेशन थी या फिर प्री एजुकेशन थी उनको जन्म दिया। वो हमारे सामने आई, उसका अस्तित्व आया हमारे सामने। तो उनका मानना है फ्रोबल का कि हमें प्राथमिक शिक्षा बच्चों को प्रदान करने से पहले हमें उन्हें पूर्व प्राथमिक जो शिक्षा है वो प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा से पहले अगर हम उन्हें जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है वो देंगे तो बच्चे का जो एक इंटरेस्ट होगा वो एजुकेशन में अच्छा बन जाएगा। तो हमें इसलिए प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए। यह पहली सीढ़ी है, अगर हम बात करें प्री प्राइमरी एजुकेशन या फिर प्राइमरी एजुकेशन की, तो वो पहली सीढ़ी है जिसका सफलतापूर्वक पार करके हम आगे का जो लक्ष्य है हमारा, जो हमारा राष्ट्रीय विकास का, जो हमारा व्यक्तित्व, जो हर एक पर्सनल के विकास का जो लक्ष्य है हम उसे आराम से प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी राष्ट्र अपने इस लक्ष्य तक तब पहुंचता है जब वो प्राइमरी एजुकेशन की जो सीढ़ी है वो सफलतापूर्वक पार कर लेता है। इसलिए हमें प्री प्राइमरी एजुकेशन और जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको अच्छे से प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने की जो जरूरत रहती है। राष्ट्रीय विचारधारा एवं चरित्र का निर्माण करने में जितना महत्वपूर्ण स्थान प्री प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन का है, उतना ही दूसरी सामाजिक, राजनीतिक या शैक्षणिक गतिविधियों का नहीं हो सकता, क्योंकि एजुकेशन हर एक इंसान की जो ऑलराउंड डेवलपमेंट है, वो चाहे शारीरिक विकास है, चाहे वो नैतिक विकास है, चाहे वो सामाजिक विकास है, चाहे वो राजनीतिक विकास है, इन सब चीजों का जो विकास है वो एजुकेशन के द्वारा ही हम कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के वाक्यों से हमें पता चलता है कि एजुकेशन की जो महत्वपूर्णता उन्होंने बताई है वो कैसी है। मेरे विचार से जनसाधारण की अवहेलना करना राष्ट्रीय पाप है जो हमारे पतन की ओर हमें लेके जाता है। अगर कोई भी राष्ट्र अपने जनसाधारण लोगों की एजुकेशन को लेकर या फिर किसी अन्य भी न्याय के में जो अवहेलना वो करता है, वो क्या होता है, राष्ट्र के पतन का कारण बनता है। तो विवेकानंद ने एजुकेशन के भी यही मायने बताए हैं कि किसी भी राष्ट्र को अपने लोगों की जो जनसाधारण है, जो आम जनता है, उनकी एजुकेशन देने के मामले में जो अवहेलना है वो नहीं करनी चाहिए। हर एक पर्सन को जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। हमारे देश में भी हमारी जो गवर्नमेंट का एक सपना है कि हम एजुकेशन का सार्वभौमिकीकरण करें, हर एक पर्सन तक जो एजुकेशन है वो प्रदान की जाए। इसके लिए यहाँ तक कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के रूप में हम बच्चों को प्रदान करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इसकी चैलेंजेस की, कौन कौन से चैलेंज हैं या फिर कौन कौन सी वो चुनौतियां हैं जो हमारी प्राथमिक या फिर पूर्व
प्राथमिक शिक्षा के आगे आती हैं। तो हमें उन जो चुनौतियां हैं उसका हम सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा की दोषपूर्ण नीति। शिक्षा की दोषपूर्ण नीति। देखो, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में, हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, तब हमारे संविधान में बात कही गई थी कि 10 सालों के अंदर हम अपने 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रदान करेंगे। तो संविधान की जो 45वीं धारा 45 धारा के माध्यम से घोषणा की गई कि सरकार 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करेगा। प्राथमिक शिक्षा बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी होगी, वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के रूप में जो बच्चे हैं उस शिक्षा को ग्रहण करेंगे। इस लक्ष्य की जो प्राप्ति थी, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद का निर्माण किया गया। अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा, इस समिति का जो इस परिषद का निर्माण किया गया, ताकि हमारा जो सपना हम लोगों ने देख रहे हैं कि 6 सालों के अंदर 10 सालों के अंदर हम 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी जो एजुकेशन है वो प्रदान कर सकें। लेकिन काफी समय तक जो आगे इनके एजुकेशन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग समितियां बनी, जो भी कमीशन बने, आयोग बने, उन सभी आयोगों ने भी यही बात की कि 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का वो प्रावधान है वो संविधान में दिया गया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारा ये सपना है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का, वो अब तक भी पूरा नहीं हुआ है। हमारे देश को आजाद हुए 70 सालों से ज्यादा हो चुका है, ज्यादा का समय जो हो चुका है। तो हमारे संविधान को लागू हुए हम कह सकते हैं कि 70 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारा सपना था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का, वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो एजुकेशन की सिचुएशन है वो वहीं पे खड़ी है। हमारी जो एजुकेशन की सिचुएशन है बहुत ज्यादा बदल चुकी है, उसमें बहुत ज्यादा जो सुधार है हो चुके हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो 100% हमने अचीव करना था, जो एम्स थे 100% तक अचीव अभी नहीं हो पाए हैं। तो वार्षिक जो सहायता अनुदान दिया जाता है एजुकेशन के रिगार्डिंग, कहीं ना कहीं उसकी जो कमी होने के कारण जो एजुकेशन की नीति थी हर एक तक एजुकेशन प्रदान करने की, तो वो नीति कहीं ना कहीं अब तक भी जो असफल रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में जो बेसिक शिक्षा प्रणाली थी उसे राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के रूप में स्वीकार किया गया कि ये राष्ट्र का फर्ज बनता है, या फिर राष्ट्र का उत्तरदायित्व है जो लोगों तक एजुकेशन प्रदान करना था। उसने प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए बेसिक शिक्षा को आदर्श माना। उसने पहली पंचवर्षीय योजना में ही प्राथमिक विद्यालयों को बेसिक जो विद्यालय में परिवर्तित करने का कार्यक्रम आरंभ कर दिया गया था। लेकिन जो 6 से 14 साल तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन और उससे जो कम आयु के बच्चे थे जो पूरा प्राथमिक शिक्षा देने की बात कही गई थी, वो कहीं ना कहीं अब भी अधूरी है। अगर हम बात करें समाधान की, तो इसके लिए क्या समाधान हो सकता है? इस समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यक है कि सरकार को अपनी जो दोषपूर्ण नीति है उसमें कुछ सुधार करना होगा, उसमें जो परिवर्तन है वो लाने होंगे, ताकि बच्चे भी खुद को मोटिवेट करें एजुकेशन लेने के लिए। और जो स्कूल की व्यवस्था है अगर उसमें सुधार होगा, अगर जो एजुकेशन देने की नीति में सुधार होगा, तो डेफिनेटली हर एक बच्चा जो एजुकेशन ले पाएगा। आगे हम बात करते हैं शिक्षा का दोषपूर्ण प्रशासन। शिक्षा का दोषपूर्ण प्रशासन। दोषपूर्ण प्रशासन मतलब जो स्टेट की एजुकेशन की जिम्मेदारी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट पर डाली हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। तो भारत में शिक्षा है जो राज्य का विषय बना दिया गया है, जो राज्य की शिक्षा का उत्तरदायित्व है वहां की नगर पालिकाओं, जिला परिषदों और स्थानीय संस्थाओं पर है। केंद्र सरकार आर्थिक सहायता के रूप में प्राथमिक शिक्षा का केवल आंशिक उत्तरदायित्व वहन करती है। सब स्थानीय जो संस्थाएं हैं वो अपनी अपनी इच्छा अनुसार प्राथमिक शिक्षा का प्रशासन करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ जो कुछ स्थानीय संस्थाएं हैं उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य
प्रशंसनीय कार्य किए हैं, लेकिन कहीं पर बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी हैं जहां पे प्राथमिक शिक्षा अभी भी अनिवार्य और फ्री जो अनिवार्य और जो निःशुल्क शिक्षा है उसके रूप में सामने नहीं आई है। बहुत सारी जो राज्य की सरकारें हैं उन्होंने इस तरफ जो ज़्यादा हम कह सकते हैं कि ध्यान नहीं दिया, ज़्यादा उसके लिए जो काम है वो नहीं किए हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है वो फाइनेंशियल रीज़न भी है, क्योंकि बहुत सारी जो राज्य सरकारें ऐसी हैं जो लगभग अपनी पहले ही ऋण में फंसी हुई हैं, और कुछ बहुत ऐसी हैं जहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा, उनके पास इतना फंड नहीं है कि वो अपनी एजुकेशन पे जो मैक्सिमम पैसे वहाँ पे खर्च सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इसका जो भार है वो उठाए तो हमारी जो एजुकेशन है, प्राइमरी और प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है उसमें कहीं ना कहीं जो सुधार आ सकता है। इससे प्रशासन का भी अपना फर्ज बनता है कि यह केंद्र सरकार तक, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके तक अपने जो नागरिकों को शिक्षित करने की बात वहां तक पहुंचाई जाए, और राष्ट्रीय जो सरकार है, केंद्रीय सरकार, उसका फर्ज बनता है कि वो इसका जिम्मेदारी उठाएं, इसका उत्तरदायित्व उठाएं, ताकि हम जो एजुकेशन देने का कार्य है वो अच्छी तरह से कर सके। आगे हम बात करते हैं दोषपूर्ण पाठ्यक्रम की। जो सबसे बड़ी एक दिक्कत रहती है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम की, जो करिकुलम है, तो जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें बहुत सारी जो कमियां पाई जाती हैं। आज भी क्या है, हमारा जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, उसको हम सब्जेक्ट बेस्ड मान सकते हैं, उसमें विषय केंद्रित मान सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान तक रखा जाता है, तो वहाँ पे क्योंकि हर एक क्लास का जो वैल्यूएशन सिस्टम है, परीक्षा प्रणाली है हर एक क्लास को क्लियर करने के लिए, इस प्रकार जो ज्यादातर स्टूडेंट होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो इसी प्रणाली, जो दोषपूर्ण प्रणाली है, इसी की वजह से जो अपनी एजुकेशन है वो ढंग से नहीं ले पाते, या छात्रों को अपनी जो रचनात्मक अक्षमताएं हैं और कुशलताएं हैं इसका विकास करने और जो कार्य करने की सीखने की पद्धति है उससे वंचित रखती है। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा करिकुलम है, इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बहुत कम है। जो ज्यादातर जोर किस पे दिया जाता है, वो ज्यादातर जोर है वो थ्योरेटिकल नॉलेज पे दिया जाता है। तो इस प्रकार से हर एक बच्चे के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों में ऐसा टैलेंट होता है जो मतलब हम वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड होता है, या फिर वो गेम्स एंड स्पोर्ट कहीं भी होता है, लेकिन जब बात आ जाती है कि किसी भी कक्षा को पास करने के लिए जो थ्योरी पेपर होते हैं वो देने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां पे जो पाठ्यक्रम होता है वो बच्चों के लिए न्यूज़ बन जाता है। तो इसके लिए हमें काम करने चाहिए, हमें अपने पाठ्यक्रम में सुधार करना चाहिए, ताकि हम जो शिक्षा के मार्ग में आने वाली चुनौतियां हैं उसको हम साइड कर सके, जो चुनौतियों के लिए हम समाधान ढूंढ सके। इसके लिए हमें पाठ्यक्रम में जो आवश्यक सुधार है वो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। समय समय पर जो पाठ्यक्रम है उसमें जो बदलाव है वो किए जाने जरूरी है। समय की मांग के साथ साथ हमें जो सिलेबस है, जो करिकुलम है वो चाइल्ड सेंटर्ड बनाना चाहिए, वो एक्टिविटी बेस्ड है वो बनाना चाहिए। तो उस प्रकार हम जो करिकुलम है वो बच्चों की एज को ध्यान में रखते हुए, उनकी मेंटल एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए और उनको इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो करिकुलम है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाना चाहिए। तो आगे हम बात करते हैं, आगे कौन सी जो चुनौती है वो आती है एजुकेशन के अंदर, वो आती है धन का अभाव, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम है जो एजुकेशन डेवलपमेंट के आगे आती है, धन का अभाव। धन का अभाव के कारण क्या होता है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें सुधार नहीं आ पा रहे। अगर हम बात करें हमारे देश की, तो हमारे देश में एजुकेशन पर जो धन व्यय किया जाता है वो बहुत ही कम किया जाता है दूसरे देशों के मुकाबले। जो अब अगर बात करें आरंभिक स्टेज की, तो 1950 और 1951 में जो हमारी राष्ट्रीय आय थी उसका केवल 1.2 जो प्रतिशत था वही धन इस पे व्यय किया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ इसकी मात्रा को बढ़ा दिया गया। अब वह 8.9% तक पहुंच गया। इसमें काफी जो सुधार हुआ है, काफी इंक्रीज हुआ है जो धन व्यय होता है, लेकिन फिर भी अन्य देशों की तुलना में ये जो व्यय है, जो धन है वो
कम मात्रा में है। तो हमारे देश की जनसंख्या को देखते हुए, हमारे देश के बच्चों को जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रदान करनी है उसको देखते हुए ये दर बहुत ही कम है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे देश में जो एजुकेशन है उसका जो सही रूप में एजुकेशन देने के लिए कि मैक्सिमम जो खर्च है वो एजुकेशन पे किया जाए, एजुकेशन के सुधार के लिए जो काम है वो किए जाए। इसके लिए हम कह सकते हैं कि कैसे समाधान है वो किया जा सकता है। अनिवार्य शिक्षा के कार्यक्रम के लिए जो धन के सुझाव है उसके लिए हम जो कुछ कार्य कर सकते हैं, सबसे पहले भारत सरकार की अपनी सब योजनाओं में थोड़ी थोड़ी बचत करनी चाहिए और उस बचत को जो प्राइमरी एजुकेशन पे स्पेंड करना चाहिए। और दिनकर देसाई का सुझाव है कि चीन, जो रूस, मिस्र, जापान, जर्मनी व ऑस्ट्रेलिया के समान भारत में भी प्राथमिक शिक्षा के निम्न स्तर की जो अवधि है 5 साल की बजाय उसको 4 साल तक कर देनी चाहिए। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो थोड़ी जल्दी कंप्लीट है वो करवानी चाहिए। और जो धन का बाकी जो योजनाएं बनती हैं या फिर बाकी जो कार्यक्रमों के लिए धन रखा जाता है उनमें से कटौती करके भी हम उस धन को एजुकेशन पे खर्च कर सकते हैं, ताकि एजुकेशन में जो क्वालिटेटिव सुधार है, गुणात्मक सुधार है वो लाए जा सके। आगे हम बात करते हैं प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी। हमारा 5th पॉइंट है प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी, लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स, कि हमारे देश में जो टीचर्स हैं, ट्रेन टीचरों की बहुत ज्यादा कमी है। तो हमें ऐसे टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम या टीचर्स को ट्रेन करके फिर जब स्कूल में भेजा जाना चाहिए। ऐसे जो टीचर हैं उनकी स्कूलों में बहुत ज़्यादा कमी है। कहीं कहीं पर स्कूलों में सिंगल टीचर से जो स्कूल है वो भी चल रहे हैं। तो प्रशिक्षित अध्यापकों की वांछित जो संख्या है वो उपलब्ध ना होने के कारण एक जटिल समस्या है वो हमारे सामने हमेशा ही उपस्थित रहती है। हमेशा ही हमारे जो टीचर्स की कमी के साथ जूझना पड़ता है। यह समस्या छात्र संख्या से जो निरंतर होने वाली वृद्धि के कारण और ज्यादा जो सामने आती है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ जो स्कूल्स में जो छात्रों की संख्या वो भी निरंतर बढ़ती रहती है, लेकिन उस मुकाबले में जो ट्रेन टीचर होते हैं उसकी वो कमी होती रहती है। अगर हम बात करें 1965 के एक सर्वेक्षण की, तो उसके अनुसार हमारे देश में अगर बात करें पूरे प्राइमरी टीचर्स की, तो उस समय हमारे जो प्राइमरी एजुकेशन को अनिवार्य बनाने के लिए 28 लाख जो टीचर्स की जरूरत थी, कि अगर हम 28 लाख टीचर्स को अपॉइंट करते हैं तब जाकर हमारा जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का बच्चों को सपना है वो फिर पूरा हो सकता है। लेकिन 1990-91 तक की अगर बात करें हम, 1990 और 1991 तक केवल 16,37,000 जो टीचर्स थे वो प्राइमरी स्कूल में थे और 10 लाख और 59,000 जो टीचर्स थे वो उच्च प्राइमरी स्तर पर थे, जिसकी संख्या बहुत हम कम मान सकते हैं कि ये आधे ही टीचर थे जो प्राइमरी स्कूल्स में अवेलेबल थे। इसके समाधान के लिए सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेन टीचर हैं वो स्कूलों में भेजे जाएं और इस चीज़ को एक अध्यापक के रूप में कार्य करने को, इसको अलग से थोड़ा इसकी सैलरी वगैरह में सुधार करके या फिर इसको अध्यापन कार्य को आकर्षित बनाने के लिए और बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, जिससे लोग अध्यापन कार्य से जुड़े और जो बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हम देना चाहते हैं वो टाइम से दे सकें। आगे हम बात करते हैं विद्यालयों की स्थापना। जो हमारा 6th पॉइंट है वो है विद्यालयों की स्थापना। जो हमारे देश में स्कूल्स की कमी है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है प्राइमरी स्कूल्स और प्री प्राइमरी स्कूल्स के लिए। प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक रूप प्रदान करने के लिए देश के विभिन्न भागों में विद्यालयों की जो स्थापना है वो प्रॉपर रूप से होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं यहाँ पे हम कहते हैं कि विद्यालयों की बहुत कमी है। अगर हम बात करें शहरों की, तो शहरों में जो विद्यालय है, जो स्कूल्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे और उनकी जो स्थापना है
अगर स्थापना का विषय आता है तो उनकी जो स्थापना है वो भी समय समय पर शहरों में होती रहती है, लेकिन बात आती है रूरल एरिया की, गाँव की बात आती है, तो वहाँ पे विद्यालयों की कमी से बच्चों को जूझना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे गांव, जो छोटे छोटे गांव होते हैं, वहाँ पे जो स्कूल हैं वो नहीं होते, क्योंकि उनकी जनसंख्या इतनी कम होती है, तो उनके लिए अलग से एक स्कूल नहीं बनाया जा सकता। तो इस प्रकार फिर उनके बच्चों को जो किसी दूसरे गांव में जाकर पढ़ना पड़ता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्री स्कूल की, जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है और प्राथमिक शिक्षा, तो इतने छोटे छोटे बच्चों को जो बाहर दूसरे गांव में जाने की दिक्कत रहती है, तो पेरेंट्स उन बच्चों को अकेला नहीं भेज सकते, छोटे बच्चों को। तो इस प्रकार जो विद्यालयों की स्थापना है वो भी एक बहुत बड़ी जो चुनौती है हमारे सामने प्री प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन के लिए। तो उसका जो समस्या का समाधान है वो जो छोटे छोटे गांव है, या फिर दूर इलाके में जो बसे हुए गांव है, तो उनमें स्कूलों की व्यवस्था करके उनमें हम सिंगल स्कूल, जो सिंगल टीचर स्कूल्स हैं, उनकी स्थापना कर सकते हैं कि एक ही जो टीचर द्वारा जो कई क्लासों को पढ़ा दिया जाता है। तो क्योंकि वहाँ पे जो एक जनसंख्या होती है वो लिमिट में होती है, तो ज़्यादा बच्चे नहीं होते, तो वहाँ पे एक या दो टीचर से काम हम चला सकते हैं। तो इसलिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए हमें स्कूलों की स्थापना पर विशेष ध्यान है वो दिए जाने की आवश्यकता है। आगे हम बात करते हैं, जो बात है साज सज्जा के सामान की, जिसमें हम बात करते हैं कि जो स्कूल में सामान होना चाहिए, वो जो भौतिक सुविधाएं होनी चाहिए। हम बात करते हैं बच्चों के बैठने के लिए, टीचर्स के लिए, और स्कूल में अलमीरा वगैरह का प्रबंध, उसमें जो भी सामान की जरूरत होती है क्लासरूम में या फिर पूरे स्कूल को, उसमें जो जो उपकरण की जरूरत होती है वो उपकरण स्कूल में होने बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि विभिन्न उपकरणों की कमी के कारण भी क्या होता है, जो एजुकेशन उस पर असर पड़ता है, जो एजुकेशन हम बच्चों को देना चाहते हैं उस पर असर पड़ता है। शिक्षक द्वारा शिक्षा के लिए यूज किए जाने वाले उपकरण और बालक द्वारा अपने खेलों, रचनात्मक कार्यों एवं विभिन्न क्रियाकलापों में प्रयोग लाए जाने वाले उपकरणों की अगर उचित व्यवस्था स्कूल में होती है, तो जो टीचर है वो भी जो अपना अध्यापन कार्य है वो मन से करते हैं, और जो बच्चे हैं वो भी एक अपनी इंटरेस्ट से, पूरी रुचि से जो एजुकेशन प्राप्त करते हैं। अगर वहाँ पे जो जरूरत का सामान है वो नहीं मिलता, तो वहाँ पे एजुकेशन में बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो आती हैं। ना तो फिर टीचर को जो जिस तरीके से पढ़ाना चाहिए वो पढ़ाया जाता है उस तरीके से, ना ही जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में आने के इच्छुक होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर हम वहाँ पे जो उपकरण है, जो स्कूल में यूज होने वाले उपकरण है, वो पर्याप्त मात्रा में रखेंगे, तो वहाँ पे जो एजुकेशन है वो दे सकते हैं। उसका एक सोल्यूशन हो सकता है, अगर हम उस पर ज़्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो हम ऐसे उपकरण भी मिल जाए और आपका जो पैसा है वो भी खर्च ना हो, तो कुछ सस्ते जो उपकरण है वो देख सकते हैं। और या फिर जो हमारे NGOs हैं उनसे हम मदद ले सकते हैं, ताकि स्कूल में जो जरूरत का सामान है वो पर्याप्त मात्रा में वहां पे रखा जा सके। आगे हम बात करते हैं अभिभावकों की अज्ञानता। हमारा हम बात करते हैं 7th पॉइंट पर, अभिभावकों की अज्ञानता। जो लोग खुद अनपढ़ होते हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, वो अपने बच्चों को भी जो एजुकेशन लेने के लिए मोटिवेट नहीं करते। तो ऐसे अभिभावकों को भी हमें समझाने की जरूरत है। उसके लिए हमें जो अडल्ट एजुकेशन है वो उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए। उन्हें इस बात के बारे में बताना चाहिए कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसका किसी भी बच्चे की जिंदगी में क्या महत्व है, क्योंकि जो प्राइमरी एजुकेशन है वही जो फर्दर एजुकेशन का एक बेस बनता है। अगर हम उसको प्राइमरी एजुकेशन का जो प्लेटफॉर्म है वो अच्छे से प्रोवाइड कर देते हैं, तो जो फर्दर एजुकेशन है उसका बच्चे में अपने आप इंटरेस्ट बनता जाता है, वो आगे की जो एजुकेशन उसे लेने में आसानी हो जाती है। तो उनकी अज्ञानता, जो अभिभावकों की अज्ञानता है, वो इसी का नतीजा है हमारे देश की व्यापक जो अशिक्षा की जो व्यापकता है। मतलब जो लोग ना तो खुद को मोटिवेट करते हैं एजुकेशन लेने के लिए, ना अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं एजुकेशन लेने के लिए। तो जो वो अशिक्षा है उनकी, वही हमारी एजुकेशन जो
सपना है यूनिवर्सलाइजेशन का, उसमें मार्ग में बाधा बनती है। इसलिए हमें अगर बच्चों को एजुकेशन का महत्व समझाना है तो उससे पहले उसके पेरेंट्स को जो एजुकेशन का महत्व है वो समझाए जाने पर जो जोर है वो दिया जाना चाहिए। तो अशिक्षित होने के कारण अभिभावकों का ध्यान नवप्रचलित पूर्व प्राथमिक शिक्षा की ओर नहीं जाता, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सारे मतलब किसी काम का नहीं है। जब वो पहली क्लास से जाएगा तो हम एज होएगी उसकी तो उसको पहली क्लास में दाखिला दिलवा देंगे कि उससे पहले की जो पढ़ाई है वो उसका कोई मतलब नहीं है, उसके कोई मायने नहीं है। तो हमें उनके पेरेंट्स को प्राइमरी एजुकेशन के साथ साथ जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उसके बारे में भी जो ज्ञान है वो करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसके लिए हम क्या काम कर सकते हैं? सबसे पहले हम जो जनता में जागृति है वो ला सकते हैं, उन्हें प्री प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बता सकते हैं, उन्हें प्री स्कूल्स की जो नॉलेज है वो उन्हें दे सकते हैं, उन्हें अडल्ट एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जब तक वो खुद नहीं पढ़ते लिखते तब तक उन्हें जो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस है वो पता नहीं चलती। इस प्रकार उन्हें प्री प्राइमरी एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताने के लिए अडल्ट एजुकेशन का प्रोवाइड किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये बहुत सारे जो रीजन है, बहुत सारी जो चुनौतियां हैं जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन और प्री प्राइमरी एजुकेशन के मार्ग में बाधाएं बनकर आती हैं। तो हम साथ ही साथ हमने किया कि हम इसका समाधान है वो कैसे कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक था चैलेंजेस ऑफ एजुकेशन फॉर प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल वो यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिगार्डिंग टॉपिक करेंगे वो सीनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स का, कि जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनमें क्या क्या जो चैलेंजेस आते हैं एजुकेशन को लेकर। तो आज के लेक्चर के लिए हमारा इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।